प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नवाज शरीफ की वतन वापसी के फैसले के बाद सियासी हलचल शुरू, पीपल्स पार्टी का रवैया जारहाना, इलेक्शन से पहले महाजराई के इम्कानात, जल्द इलेक्शन का मुतालबा, काबीना में शरीफ फैमिली के वफादार ब्यूरोक्रेट्स की शमूलियत पर एतराजात उठा दिए, बिलावल के नून लीग पर तंज, जबकि इमरान खान की साइफर केस में जमानत मंसूख, आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब काबीना ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस के लिए 36 करोड़ 14 लाख रुपए बिला सूद कर्ज देने की मंजूरी दे दी। 6 सितंबर के काबीना इजलास में जजेस को बिला सूद कर्ज देने के हवाले से क्या बहस हुई, किसकी एडवाइस पर यह मंजूरी दी गई, काबीना इजलास की एक्सक्लूसिव तफसीलात शेयर करेंगे। दूसरी जानिब पंजाब की निगरान हुकूमत अफसरान पर नवाजिशात के लिए नई रिहाइशगाहें बनाने की भी मंजूरी दे दी, अहम तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे 10 साला सारा शरीफ कत्ल के इल्जाम में वालिद बरतानिया पहुंचते ही गिरफ्तार, सारा का कत्ल किसने और क्यों किया, वालिदैन पाकिस्तान से वापस बरतानिया जाने पर क्यों मजबूर हुए, ये तमाम डिटेल्स आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी रहनुमा तहरीक इस्तेहकाम पार्टी इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बीबी। अच्छा खाकवानी साहब, बहुत सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन जो पहला पॉइंट है जो मैं चाहूंगी कि आपके सामने रखूं, बिलावल भुट्टो बहुत जारहाना अंदाज में नजर आ रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स बड़ी जारहाना है, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं वो नून लीग के ऊपर। ये बताइए कि ये पोस्टरिंग है या इसके पीछे आपको कुछ और भी नजर आ रहा है? नहीं, ये सरासर सियासी चालें हैं, जिसको आप पोस्टरिंग कह रहे हैं, बिल्कुल इसकी सही है। सारा इन्होंने अपना वक्त इकट्ठा गुजारा है, हुकूमत इकट्ठी की है, उसमें वफाकी वजीर खारजा रहे हैं और सारा कुछ इकट्ठे करते रहे। आज जाकर इलेक्शन में आवाम को एक धोखा देने का बेहतरीन तरीका है कि उनको कहा जाए कि हम फलाने से नाराज हैं, फलाने से नाराज हैं। अभी तो 4 दिन नहीं गुजरे कि इकट्ठे मिलके हर चीज करते थे। आज क्या, ना कोई पॉलिसी में कोई इत्तेदाद है, ना कोई आपस में किसी मुल्क की पॉलिसी हो या लोगों की भलाई का कोई बात हो। ये सारा का सारा एक आवाम को और वोटर को धोखा देने के तरीके हैं जनाब। अच्छा खाकवानी साहब, ये बताएगा कि आज साइफर में चेयरमैन पीटीआई और कुरैशी साहब की जो हैं वो जमानतें मंसूख हो गई, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? या वो देखें, इसमें ये जो नया कानून बना है ना जी, स्टेट सीक्रेट्स के बारे में, तो वो उसके अंदर तो ये लाजिम मलजूम चीज है कि इसके ऊपर कोई अगर किसी पे ये इल्जाम हो तो वो उनको ना बेल हो सकती है, ना उनके बारे में उनको कोई और मराहत मिल सकती है, क्योंकि ये तो स्टेट के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कानून बना आया। उसकी सेहत सही है या नहीं है वो अलहदा, वो तो केस चलेगा तो उससे पता लगेगा उसके असल वजूहात क्या है। मगर जिस पे इल्जाम हो, FIR हो इस केस की, तो वहां पर उनको ना अदालत कोई रिलीफ दे सकती है, ना ही कानून इजाजत देता है। तो लिहाजा जब उनके ऊपर FIR हुई है इस सिलसिले में, वो किसी के ऊपर भी हो सकती है। उनके और भी लोग आएंगे जो बीच में आहिस्ता आहिस्ता बातें होंगी, उनके बारे में भी आएगा कि उन्होंने क्या क्या रिवील किया। स्टेट सीक्रेट्स को अगर अवाम में और लोगों में बताया जाए तो बाकी फिर हुकूमत का बाकी क्या बचता है जी। तो इसके लिए इसके सख्त कानून भी है, बनाया गया है, और इसकी सजा जजा होनी भी चाहिए। आया इन पे लगती है, लागू होती है, नहीं होती, वो तो इनके ऊपर जो FIR बनी है उसमें जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं और जो गवाह आएंगे वो बताएंगे ना बीबी के जी वहां पर इनकी क्या क्या इसमें लोगों की क्या शराकत थी और उन्होंने किस तरह स्टेट के मामलात आम आदमी तक पहुंचाए। और अगर इस तरह किया तो ये मुल्क के अंदर सियासत को कहीं तो रुकना चाहिए ना जनाब। हर जगह पर सियासत करके मुल्क का नुकसान अगर लोग करें और जिम्मेवार लोग करें तो ये इसकी तो इजाजत कोई मुल्क भी नहीं देता और कानून भी नहीं देता। जी खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ये कहीं आपकी मेहरबानी रहे,
पहले आपको मुबारक हो, आप नए टेलीविजन ज्वाइन करने पे। जी सर, बहुत शुक्रिया अगर सर। हम नई पार्टियां ज्वाइन करते तो आप पता नहीं हमारे क्या फिर मजाक करते हैं। आजकल आप इतनी पार्टियां, इतने चैनल चेंज कर चुके हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे, कहीं काम दे कहीं पर ठहरने का। नहीं, बहुत शुक्रिया सर, मैं अपने कंट्रैक्ट पूरे करता होता हूँ। जहाँ से वो पिछले चैनल में था, जो मेरा जितना कंट्रैक्ट था मैंने सारा पूरा किया। यहाँ भी जितना कंट्रैक्ट है, तो इसलिए मैं जहाँ पे जाऊँ, और अगर मुझे कोई चैनल छोड़ने पड़े हैं तो किसी दबाव की वजह से, कोई अपने कन्विक्शन की वजह से, जब मुझे कहा गया कि ये चीज़ें करें मैनेजमेंट की तरफ से, या मुझे दबाव डाले गए जो मैं समझता था नहीं करने चाहिए, तो मैंने तो आपको पता है 7 डिजिट्स की सैलरी छोड़ी हुई है, किसी पे एहसान नहीं किया। तो नौकरी मैं ही छोड़ता रहा हूँ इस वजह से कि या तो मैं कंप्रोमाइज़ करता, या वही यहाँ पे एजेंडेस फॉलो करता। यहाँ पे हम भी आराम से मज़े से बैठे रहते, और आज आप जैसे दोस्तों के आने लाइटर नोट, आज हम ताने भी ना सुन रहे। उस वक्त भी आप नाराज़ होते कि देखें यार आपने कंप्रोमाइज़ कर लिए, आप एजेंडेस का हिस्सा बन गए। मतलब दुनिया जीने नहीं देती खकवानी साहब किसी हालत में, हम वहाँ पे खड़े। ये मैं तो आपको ये बात करके आपकी तमाम जो दिली चीजें थी मैंने अवाम के सामने बताने का एक तरीका ढूंढा था। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा है कि आपके बारे में सारे दोस्तों में अगर कोई सवाल या निशान है तो आज आपने दूर कर दिया। हमेशा से सर, हमेशा कोई इसमें, हालांकि बड़े बड़े नुकसान में होते रहे, ये प्रोफेशन बाई चॉइस है। ये बाई चॉइस है, किसी ने कहा तो नहीं था कि आप हैं और सहाफ़ी बने, हम खुद बने हैं। तो मुश्किलात भी होती हैं, हैज़र्ड्स भी हैं, इसमें रिवार्ड्स भी हैं, एप्रिसिएशन भी है, इसमें तनकीद, सब कुछ चलता है, पूरा पैकेज है सर। बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया सर। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बड़ी चीज है, और लोगों तक बात पहुंचाना आपका फर्ज बनता है, और लोगों को समझाने में और सिखाने में एक फराइज है जो आप लोग अदा करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कहीं पे खान साहब को और कुरैशी साहब को आपकी और तरीन साहब की बददुआ तो नहीं लगी सर? दोनों एक साथ ही एक ही केस में हैं, और दोनों की आपके साथ एक बैड ब्लड रहा है, एवरीबॉडी नोज कि आप लोग कोई आप और तरीन साहब की आह तो नहीं लग गई सर खान साहब को और कुरैशी साहब को सर? नहीं क्या कहें जी, हमने तो ईमानदारी से अपने घर वालों के साथ भी इतना टाइम नहीं गुजारा जितना इनकी पार्टी के लिए जहांगीर खान ने काम किया, और उनके साथ मैं भी बहुत मुंसलिक रहा, और उनके साथ जितना हमने काम किया, और बगैर किसी लालच के, बगैर इसके, और उन्होंने जो रवैया रखा वो आम लोगों को भी पता है, और जिन पार्टी वालों को भी पता है कि हमने जितना कुछ इनके लिए किया और बेलौस किया कि शायद इसमें मुल्क की कोई बेहतरी हो, पर उनके अपने वजूहात हैं, पता नहीं उनको अल्लाह जजा सजा जो देता है वो किसी अपनी वजह से देता है। हमारा उसमें कोई ना इनको सजा दिलाने में कुछ है हिस्सा है। हाँ, अलबत्ता इनको यहाँ से उनके खिलाफ जो मैंने हमारे साथ दोस्त हमें अच्छा समझते थे, उन्होंने अगर उनको वोट नहीं दिया या वोट देने से उन्होंने गुरेजा किया और उनकी वजह से उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप गई, वो उनका और MNAs का आपस का ताल्लुक की वजह से है। और हमारा अगर आप किसी बूटे को परवान चढ़ाने में इमदाद करें ना जनाब, तो वो उस बूटे की और उस दरख्त को बनने में उसको अफसोस होता है कि वो तनावर दरख्त और उसके फ्रूट का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच सका। बड़ा अफसोस ये है। अच्छा, आपको लगता है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं, और वो उन्होंने डेट भी दे दी अगले महीने की अक्टूबर की, और ये भी कहा जा रहा है जी वापस आ रहे हैं, वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो आपको लगता है खान साहब इस दफ़ा उनके चांसेस हैं इलेक्शन लड़ने के, या रिहा होने के, या अपनी 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 पार्टी को लीड करने के, या आप समझते हैं लंबे अरसे के लिए वो जेल में है इस दफ़ा, और वही काम होगा जो 2018 में हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, नाअहल थे, तो जो उन्होंने मरियम नवाज साहब ने कहा था जनाब के तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने पड़ेंगे, और वही माहौल पैदा करना पड़ेगा जो 2018 में इमरान खान साहब के लिए पैदा किया गया था। तो आपको लगता नहीं है कि मिलता जुलता तकरीबन ये सेम उसी तरह का ही ये माहौल बन चुका है, और इसके तराजू के दोनों पलड़े जो बराबर हो गए हैं कि खान साहब जेल में भी हैं, इलेक्शन भी शायद ना लड़ सके, उनकी पार्टी भी मुश्किल में है जैसे उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, तो लगता है कि लंबा काम है खान साहब के लिए, जल्दी कोई उनको रिलीफ मिलने के आपको कुछ चांसेस लग रहे हैं? आपके ये जो है ना असेसमेंट ये सही है कि इमरान खान के ऊपर जो तकालीफ और जो उनके खिलाफ चीजें आई हैं मंजर आम पे, उनके जो असली दोस्त है ना उनको इसमें
एक अफसोसनाक चीज है कि इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरीके के काम करेंगे। चलें, उनसे वो हो गया, वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। मगर जो नवाज शरीफ साहब का जो केस था ना, जिसके अंदर आप जानते हैं कि हमारी भी काफी इनपुट थी वो पनामा केस में। पनामा केस को जब इन्होंने सजा देने के वक्त आया तो उन्होंने उस पनामा केस में उनको सजा नहीं दी गई, और जो उनके ऊपर पनामा केस में इल्जामात लगाए गए थे उसके अंदर तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज थी, उनके जो चीजें यहाँ से मुंतकिल हुई थी वाया केमन आइलैंड, जमीन और बाकी चीजें बनी थी, वो एक केस था। मगर वो केस में कोई इतना खास मतलब उसमें लोअर कोर्ट्स में जाकर उसकी और चीजें बन सकती थी, मगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसमें सजा देने के जवाज नहीं बनता था, तो उन्होंने उनके ऊपर एक और केस बना दिया अकामा का, और वो कि जी उन्होंने अपने बेटे की फर्म से पैसे नहीं लिए तो वो छुपाए गए। तो वो एक बड़ी कमजोर किस्म की वो तरीका था उनको सजा देने का। ये ईमानदारी की जो बात है वो करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे अगले जहान जाना है अपने जजा सजा के लिए। तो जो बात हमें समझ आई थी उस वक्त हम चुप कर गए कि क्योंकि पार्टी का कुछ ऐसा माहौल भी था, डिसिप्लिन भी था। मगर हमारा जो केस था उसके अंदर एक लफ्ज जो हमने पिटीशन तैयार की थी उसमें एक लफ्ज अकामा का नहीं लिखा गया, तो वो उनको सजा देगी। वो उसमें जजेस सबान ने अपने उससे तजावज किया उन्होंने अपने ओहदे से और कानून से। मैं खान साहब एक थोड़ी सी जान की अमान पा के एक सवाल करने लगा हूँ, आप मुझे डांटेंगे नहीं सर? नहीं सर, कमाल है, आप हुक्म करें सर। आप जो भी बात होगी मैं ईमानदारी से आपको सही बता दूं। सर आप वो थे खान साहब, ये पिटीशन नहीं करना चाहते थे, 2-4 और लोग भी थे, शफकत महमूद साहब का कहा जाता है, 1-2 और लोग नहीं करना चाहते थे। यू वर द वन जिन्होंने खान साहब को भी कायल किया, बल्कि बहुत सारी चीज़ें उनको अरेंज करवा के दी, इसी पनामा के हवाले से डॉक्यूमेंट्स, चीज़ें, वकील भी आपने ढूंढ के दिया। नहीं, बुखारी साहब के भागेंगे नहीं, कोई और जो होगा वो शायद कंप्रोमाइज़ कर देगा। बुखारी साहब का अपना एक पास्ट है, वो नहीं भागेंगे। ये सारे काम आपने किए। जब वो सारा फैसला आया, JAT बनी, वो सज़ा हो गई, नहेलों की मिठाइयाँ बांटने में और खुश होने में आप भी शामिल थे, तरीन साहब भी थे, सारे लोग शामिल थे। सर मैं सवाल पूरा कर लूँ सर, थोड़ा सा आप फिर उसका पूरा टाइम होगा, आप जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा हल्का सा लंबा सवाल, इसलिए मैंने जान के मान आपसे पहले मांगी है। उस वक्त सारी की सारी चीज़ें ठीक थी टिल द टाइम नवाज शरीफ साहब गॉट डिसक्वालीफाइड, लेकिन उस वक्त आपको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ कि शायद हमारे साथ भी हाथ हो गए, जब बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर आपको ये पता चला कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने शायद जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर तरीन साहब को भी साकिब निसार साहब से उन्होंने डिसक्वालीफाई कराया, जिसके बाद आपके उनसे डिस्टेंसेस होना शुरू हुए और आपको खान साहब जो हैं विलन लगना शुरू हुए और नवाज शरीफ साहब आपको विक्टिम लगना शुरू हुए, क्योंकि दोनों की फेट जो है एक जैसी थी। नवाज शरीफ साहब भी नाअहल और तरीन साहब भी नाअहल ताहयात। अब जाके जो पार्लियामेंट में आज नवाज शरीफ साहब ने बिल पास करवाया है 5 साल नाअहली का, जिसका डेफिनेटली बेनिफिशरी जो है वो उस तरीन साहब भी होंगे। अब आपको अचानक लग गया है कि आप और नवाज शरीफ साहब एक साइन पे हैं, उस पर सेम पेज पे हैं, और ख़ान साहब और बाकी लोग जो हैं वो एक तरह के डिफरेंट साइड पे। सो ये जो सिंपथी आपकी आती है, आप अकामा की बात करते हैं कि वो उस पर नहीं सजा दी गई, इस पर दी गई। आप समझते हैं किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को अपने मुल्क से हट के किसी और मुल्क की नौकरी का उनके पास लेटर होना चाहिए और वहाँ से उनको बैठ के, चाहे बैठे क्यों ना हो, ये जस्टिफाई है किसी मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी और मुल्क में नौकरी कर रहा हो और हम कहें ये तो कोई जुर्म नहीं। मेरे नज़दीक अगर पूछें सर, एवन फील्ड से बड़ा अगर कोई काम था या कामा था कि मुल्क के ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसके पास बाहर का वर्क परमिट है, ये तो ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी सर। अगर मुझसे पूछें, कोई पैसे ही हर वक्त सब चीज़ें नहीं होती, कोई इंटेग्रिटी, कोई क्लास, कोई मुल्क की प्रेस्टीज भी कोई चीज़ होती है सर। सो अब जब आपकी ये लाइन बदली है कि नहीं नवाज शरीफ साहब विक्टिम हैं और बाकी लोग जो हैं उनके साथ ज्यादती की गई, डू यू थिंक कि वो तरीन साहब वाले केस के बाद आप इमरान खान साहब से हाल्ट हैं कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कराने में, उनका रास्ता साफ करने में उनका बड़ा रोल था? सर आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, अब आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा सर। ये तो कई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये आपने नहीं फरमाया सर, ये तो पूरी एक रुदात आपने सुनाई है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पिटीशन बनी थी
इसके अंदर जो फैसला था कि जी इसको करना है या नहीं करना, उसमें जरूर हमारी शराकत थी, बिल्कुल मैं मानता हूँ। उसके अंदर वकील नईम बुखारी साहब को ढूंढने में भी जरूर हमारी काविश थी, और मैं समझता हूँ कि वो कामयाब भी रही, क्योंकि उससे बेहतर आदमी पार्टी को नहीं मिल सकता था। वो भी बात सही है। मैं तो स्पेसिफिक पिटीशन 184(3 जो कहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप लिटिगेशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, उसके अंदर मखसूस किस्म के सवालात, मखसूस किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं 184(3 के अंदर। 184(3 के अंदर उन्होंने उसको मान लिया। उसको जमाली साहब ने के उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया पिटीशन को। फिर जजेस बाद में जमाली साहब रिटायर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में शायद, और वो चले गए। बाकी लोग आए, उन्होंने अपने तरीके से चलाया केस। एक जगह पर कहीं अकामे का किसी जगह पे एक लफ्ज नहीं था। जो चीजें साबित की गई थी, जो चीजें बनाई गई थी, उसके अंदर इंटरनेशनल और हमारे सारों के कागजात जो कि अवेलेबल थे ऑन द इंटरनेट और चीजों पे, वो सारे के सारे उस पिटीशन में मौजूद हैं, आप उसको देख लें। मगर कहीं भी ये नहीं था कि मैं अपना नवाज शरीफ साहब को सन 72-73 से जानता हूँ। मेरा उनके साथ अच्छी भली सलाम दुआ थी। हमारे सियासी उनके साथ कोई एक लफ्ज की भी कहीं भी शराकत नहीं थी। वो तो हमारे खिलाफ अपने कैंडिडेट से इलेक्शन लड़ते थे बिहाड़ी में, उनके तमाम बंदे हमारे साथ। आज तक 1 रुपए के रवादार नहीं है हम नवाज शरीफ साहब से। तो क्वेश्चन वो अदावत का, वो नाराजगी का और इस चीजों का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके साथ कोई हमारा सलाम दुआ हो, कोई ताल्लुक हो, और जिसकी वजह से आज हम उनके खिलाफ हैं, परसों हम उनके साथ थे। नेवर, हमारा उनके साथ कोई इस किस्म की बात उस वक्त थी। पनामा केस के अंदर जो इल्जामात लगे, आया वो सही थे, हम समझते हैं कि वो सही थे। अच्छा, उसके जो हमें सबूत मिले वो भी सबूत साबित हुए और वहां लगे। मगर जब उनको एक लफ्ज उन्होंने बाकी केसेस को उन्होंने वापस भेज दिया अदालतों में कि इनकी जनाब वहां पर पहले अपील होनी चाहिए, वहां पर केस चलना चाहिए। उसकी तमाम केसेस की एंड में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने थे बाद में, तो वो तो केसेस ही चले गए निचले कोर्ट में। ये अकामा का केस वहां उस वक्त के FIA के जो DG थे, उन्होंने कहीं से अपनी तरफ से निकाला और वो केस आगे चला, और वो केस वहां पर जज साहबानों ने मिल मिला के आप उनको उनके खिलाफ एक करना था फैसला, वो उन्होंने कर दिया। आज आप क्या समझते हैं सर के एक सेकेंड, आखिरी चीज है कि उसके ऊपर लोग ये और बार्स के तमाम हजरात, तमाम बार जो है सुप्रीम कोर्ट की, ऑल पाकिस्तान की, बाकी एक मुत्तफिका एक है कि किसी 184(3 के अंदर केस में अपील का हक जरूर होना चाहिए, नंबर 1। और ये नहीं हो सकता कि जज साहबान अपनी मर्जी का बेंच बनाए, अपनी मर्जी का उसको सजा दें, फिर रिव्यू में भी वही जज बैठ जाएं और वो भी उसको, तो वो एक जकड़बंद जो तरीकाकार था, उसके ऊपर लोगों की बड़ी रिजर्वेशन थी, जिसके अंदर ये रिजर्वेशन भी आई है कि उनके साथ नाइंसाफी का जो एक पहलू है। बाकी चीजें जो इल्जामात हैं वो भुगते अपना। अच्छा सर, बड़ा आपने तफसील से बताया खकवानी साहब, और आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे डांट डपट भी नहीं की सर, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन इसी से 2 सवाल सर और निकलते हैं। एक तो ये है, अच्छा आखिरी एक चीज और है सर, कि जहांगीर खान का, तो इमरान खान ने उसको मजबूर किया था कि वो केस लड़े। आपको अंदाजा नहीं है कि जहांगीर खान ने हमारे साथ, उनके साथ बड़ा ताल्लुक है, बड़ा आपस में मिलना जुलना, और उस वक्त तो सारा दिन इकट्ठे होते थे। उन्होंने हमें नहीं बताया कि ये उनके खिलाफ जो केस हो रहा है। इमरान खान ने कहा कि यार तुम भी डिफेंड करो अपने केस को। उसने कहा जी मेरा केस तो FBR का केस बनता है, टैक्सेशन के ऊपर मेरा केस बनता है, मेरा 184(3 के अंदर केस कैसे बनता है? जो अब्बासी साहब ने बनाया था, हनीफ अब्बासी साहब ने, उसका तो 184(3 के अंदर आता ही नहीं था।
मगर इन्होंने उसको मजबूर किया कि हाँ तुम मान जाओ। और फिर जब वो मान गया, क्योंकि उसके पास सारे कागजात मौजूद थे, उसके पास एक एक रुपए का हिसाब था उसके पास, वो उन्होंने दिखा दिया सारा कुछ। फिर उन्होंने उसको दूसरे तरीके से सजा दिलवाई, वाया किसी के कहलवा कर। नहीं, ये खान साहब ने खान साहब ने सजा दिलवाई तरीन साहब को, आप कह रहे हैं जनरल फैज के जरिए। जो फिर उन्होंने फिर जिसके जरिए उनको कराया, तो वो भी एक इल्जाम है, और लोग बहुत सारे इस चीज को मानते हैं कि वो इल्जाम दुरुस्त है। और बाकी अब अल्लाह को पता कि जी उन्होंने किसने कितनी ईमानदारी की, कितनी बेईमानी की, वो तो अगले जहान, किसी के कोई अगर अगला जहान है तो उसमें फायदा और नुकसान होगा किसी। अच्छा सर, आपने भी बात की, बार बार आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, अकामा आपके नज़दीक कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं था। डू यू थिंक के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो किसी भी का भी हो, उसके पास किसी और मुल्क का वर्क परमिट होना चाहिए और उसको अलाउ होना चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, वो ठीक है उसके। मगर मैं तो आप सिर्फ उसकी देखिए, मेरे पे इल्जाम लगता है मर्डर केस का, मेरे पे इल्जाम लगेगा, मैं उसको 302 का मुकदमे में अपनी सारी जस्तजू जो मेरी हिम्मत है वो मैं 302 के मुकदमे के मुताबिक अपना केस लड़ूंगा। उसके अंदर एक जगह लिखा जाए कि ये 500 रुपए चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो 500 रुपए की चोरी 302 के मुकदमे में शामिल ही नहीं थी। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ सर, जेटी बनी थी ना। आप जरूर करें, कामे का केस चलाएं, अलहदा केस करके चलाएं, 184(3) के अंदर उसकी प्रोविजन। लेकिन आपकी बात मानी गई थी सर, आपकी बात मानी गई थी। दो जो जजेस थे जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जस्टिस खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने तो आपकी पिटीशन को सामने रख के उन्होंने फैसले दिए थे और डिस्क्वालीफाई किया था। उन्होंने तो अकामे पे नहीं किया था। ठीक है, मिनॉरिटी जजमेंट थी, 3/2 का फैसला था कि जेएटी बना दे, लेकिन उन दोनों ने तो दे दिया था जो आप लेकर गए थे। बल्कि मरियम नवाज साहब तो ये कहती थी, इल्ज़ाम लगाती थी खोसा साहब पे कि उन्होंने ये खान साहब को कहा था कि कहाँ सड़कों पर धक्के खाते फिर रहे हैं, आप मेरे पास हैं, पिटीशन लेके आए। तो खोसा साहब ने और गुलजार साहब जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उन्होंने तो आपकी पिटीशन को एंडोर्स किया और उन्हीं बुनियादों पर जिन पर आप कह रहे हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया। बल्कि अल्फाज लिखे थे वो मारियो पुजो का नावल गॉड फादर वाले, जो आज तक वो जिस पे नाराज हैं, वो चिढ़ते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया था कि सारा एक आपको माफिया की स्टोरी है, जैसे गॉड फादर नावल में है जो कुछ। तो वो दो जजेस ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस बने, उन्होंने तो एंडोर्स किया। आप उनकी तरफ नहीं जाते जो चीफ जस्टिस ने आपकी पिटीशन को ठीक समझा, आप 3 की तरफ जाते हैं सर। मैं तो आपको बता रहा हूँ, इस पनामा केस के अंदर जो सजा मिली वो तो अकामा की सजा मिली ना जनाब उनको। मतलब बाकी केस बिल्कुल चलता रहे और चलाए उसको बिल्कुल आगे। लोगों की जितनी भी चीजें हैं, मुल्क से इतना दर मुबादला बाहर गया, एक आदमी नहीं लेके गया, कई हजरात लेके गए, और कई हजरात बड़े ओहदों में हर इदारे के बंदे वहां बाहर लेके गए पैसे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जस्टिफाइड जो था केस बनाया गया, उसके अंदर उनको जरूर उनके ऊपर इल्जामात हैं। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं सर, उनकी वापसी को कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं किसी डील का नतीजा है, अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, और अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं और वो गिरफ्तार अगर हो जाते हैं तो ये कैसा फील होगा कि एक वजीर आजम पहले अटक जेल में हैं, खान साहब हैं साथ में अटक फोर्ट में, पता चले जी नवाज शरीफ साहब भी वहीं पर कैद हैं कुछ अरसे के लिए, अगर प्रोसेस होता है जमानतों वगैरह से पहले। तो हाउ डू यू व्यू दैट कि दो मुल्क, मतलब मुल्क के दो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं साथ साथ जेल में पड़े हुए हैं? इसको अकाउंटेबिलिटी देखेंगे हम, इसको कानून की एक बादशाही देखेंगे जी? पाकिस्तान प्राइड ले सकता है कि देखेंगे हमारे यहाँ जो गलत काम करते हैं, हम तो दो वज़ीर आज़म भी जेल में रखे हुए हैं? या आप समझते हैं कि एम्बेरसिंग है पाकिस्तान के लिए कि ये देखें जी हमारे जो वज़ीर आज़म आते हैं, कोई भी हो, वो जेलों में जाते हैं, फांसी लगते हैं, कत्ल हो जाते हैं, या वहाँ बैनिशमेंट उनको एग्जाइल होती है, या जेलें भुगतते हैं? इसको कैसे देखेंगे? कानून की अमलदारी हो रही है या हमारे लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि हमें अच्छी लीडरशिप नहीं मिल सकी सर? इसमें आपकी बात सही है कि एम्बैरेसमेंट तो होती है और होगी, और पर क्वेश्चन ये है कि आया जो इल्जामात हैं वो सही हैं और या नहीं है। पब्लिक के अंदर सियासी लोगों में ये डिवाइड रहेगा हमेशा, जो भी आप कर लें, क्योंकि इस वक्त जो मुंसिफ हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान है, जो अदालत के अंदर बैठे हैं और मुंसिफ बन के उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। उन्होंने भी कोई हजरात किसी का दामन साफ नहीं है मेरे समेत, वो लिहाजा ये जो सियासी चीजें हैं ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ये चलता रहेगा।
अच्छा सर, किसी को क्या कहेगा, हमने लास्टली देखा मेरे ख्याल में सर, नवाज शरीफ जब तशरीफ ला रहे हैं तो उनको कोई ना कोई यहाँ से ये जो नए अमेंडमेंट्स हुई हैं उनमें उनको कोई जरूर चीज मिलेगी उनके हक में कि वो ये जो नाअहली है, ये सारी उम्र की नाअहली। मैंने डॉक्टर मुबशर साहब मेरे पास बड़े बुजुर्ग थे, मेरे साथ बड़ी दोस्ती थी, अल्लाह उनको गरी का रहमत करे। मुझे कई दफा उन्होंने कहा कि यार ये जो फॉर लाइफ है ना एनी सजा, ये तो कत्ल के मुकदमे में भी नहीं होती, वो भी 15 दिन के बाद फांसी चढ़ जाता है तो वो खत्म हो जाती है सजा उनके, जब वो चढ़ गया फांसी। यहाँ सजा है फॉर लाइफ। ऐसी कोई चीज नहीं है कि बंदा किसी चीज से गुनाह से तौबा ना कर ले और किसी अपने चीजें जमा ना करा दे। आपको लगता है कि इनको ये तौबा कर लेंगे? सर आपका क्या ख्याल है, जो हमारे पाकिस्तानी लीडरशिप है जिन पे केसेस हैं, सजाएं हो रही हैं, ये तौबा पे बिलीव रखते हैं? इन्होंने तौबा की है जो 3-3 4 वज़ीर आज़म बने, 2-2 दफा बने? ये जो चीजें है ना तौबा, ये उनकी और उनके अल्लाह के दरमियान है। मैं कौन होता हूँ? सर वो सिन्स और होते हैं, ये खकवानी साहब मैं तो बहस नहीं कर रहा, एक होते हैं सिन, ये खुदा और उनके दरमियान है। अगर कोई बंदा कह भी दे जबान से कि मैं तौबा करता हूँ तो उसकी तौबा कबूल हो जानी चाहिए। सर वो गुनाह सवाब खकवानी साहब, गुनाह सवाब खुदा के वाकई हाथ में। हम जब गवर्नेंस करने आते हैं, जब मुल्क चलाने आते हैं, कवानीन होते हैं, करप्शन है, मिस, उसकी सजाएं अलग है, उसका तौबा से ताल्लुक नहीं है। मैं अर्ज करूं, उसकी सजा यही है ना जनाब कि उनकी जो जायदाद है जिसके ऊपर सवालिया निशान है और उसको नहीं वो संभाल बता सके, उसके जराए नहीं बता सके, वो जब्त हो जानी चाहिए। मगर उस जब्ती के साथ उसकी जो सजा है 5 साल 10 साल 15 साल वो होनी चाहिए। वो तो खत्म हो गई सर, पार्लियामेंट ने कर दिया है। मुझे ये बताएं लाइफ टाइम सजा सर पार्लियामेंट ने कर दिया है सर, वो 5 साल हो गया, वो तो अब इसका बहस ही मेरा ख्याल खत्म, पार्लियामेंट कर चुकी है। अगर हुई है तो इस वजह से वो आकर इसको अवेल करेंगे ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 5 साल उन्होंने सजा भुगत ली है। तो अब आप एक बंदे को सजा मिल गई है, वो सर नहली और है, जेल टर्म और थी, नहली और थी। खैर इसको थोड़ा सा लास्टली एक तो क्वेश्चन रह गए बड़े इंपॉर्टेंट है सर। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए उतने लोग निकलेंगे जैसे ये 1986 में बेनजीर भुट्टो साहब के लिए निकले थे, खान साहब जब निकले थे उनके लिए निकले थे? आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए भी अक्टूबर में इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे? जो इस वक्त पिछले 16-17 महीने में जो ये पीडीएम की हुकूमत चली है, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने रन किया है, उनके साथियों ने बाकी जगहों पर भी हुकूमत की है, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त लोग उस करोफर में और उस मोहब्बत में और उस जो जोश जज्बे में वो जज्बे वो खत्म हो गए। वो लोगों के अंदर इतनी इस वक्त अपनी परेशानियां हैं। वो लोग सर पैदल चलते थे, मैंने 1-2 जलसों में तो मैंने भी हिस्सा लिया है। पुराने जमाने की बात है कि हम यहाँ चेरिंग क्रॉस से चलते थे और पैदल चल चल के वहाँ एयरपोर्ट तक जाते थे। वो जमाने खत्म हो गए। अब लोगों को ट्रांसपोर्ट ना आए तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता। पैसे 332 रुपए 320 रुपए लीटर पेट्रोल है। वो अब ये अखराजात का जमाना है कि कितना किसके पास कितने पैसे हैं और वो कितने पैसे लगा सकता है अपने लीडरों के जलसे जुलूस अरेंज करने में। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। इसाक खानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक की बात करेंगे पंजाब काबीना की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, 6 सितंबर का इजलास है, उसके हवाले से, और क्लासेस साहब उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, किस किस्म की मंजूरियाँ दी गई, किस किस्म के फैसले हुए। ब्रेक के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब बात करेंगे, पंजाब काबीना का इजलास है और उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके पास है। 6 सितंबर का ये इजलास है और इसकी हम फॉलोअप स्टोरी कर रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट इसमें जो डिटेल्स थी, बड़ी बहस हुई। 11 जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के जिनको कर्जे दिए गए, किन टर्म्स पे दिए गए, किस मद में दिए गए? ये खबर तो आ चुकी है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको
वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब जो हैं पंजाब की कैबिनेट जो है इन्होंने इनको ये कर्जे जो है ना अप्रूव किए हैं इनके लिए। ये खबर तो आ चुकी है, बट वी हैव ए फॉलो अप स्टोरी एंड दैट्स मोर, इसमें डिटेल्स हैं फॉलो अप स्टोरीज़ में कि यहाँ पे इजलास हुआ है 6 सितंबर को हुआ है, जिसकी प्रिजाइड ओवर जो है मोहसिन नकवी साहब ने किया। उसमें 3 एजेंडा आइटम जो थे वो इसी से रिलेटेड थे। एक 17 नंबर था, 18 नंबर था और उसके बाद 19 नंबर था। इनमें जो मेन चीज़ थी वो ये कहा गया कि जनाब कि आपके पास जो फंड्स पड़े हुए हैं ग्रांट लोन जो है, तो ये इस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपने घर ख़रीदना चाहते हैं खुद। जो बताया गया कैबिनेट इजलास को बताया गया वहाँ पे, तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी जो थे उन्होंने वहाँ पे ऐसे इसके GA के और INC के उन्होंने वहाँ पे कैबिनेट को ब्रीफ किया। जो फिनांस कमेटी का भी उसमें ये रोल था, एक लंबा नाम है उसका। उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस साहबान जो ऑनरेबल वो अपने घर ख़रीदना चाहते हैं और कुछ अपने घर खुद बनाना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जनाब कि एक जज को तकरीबन जो है ना उन्होंने जो इनसे लोन मांगा, कर्जा मांगा, ये 3 करोड़ 28 लाख और 63,000 ठीक है फी जज। उन्होंने कहा जी पर जज, उन्होंने कहा जी हमें आप लोन दें और उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो वो टर्म्स एंड कंडीशन पे दें। वो उन्होंने ये कहा कि जनाब कि आप हमारी जो सैलरी है उसमें से 1/4 हमारी किस्तें काटें, बट इट शुड बी इंटरेस्ट फ्री। मतलब इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा, हुकूमत एक तरह का उनको कर्जा देगी लेकिन इस कर्जे पे सूद नहीं होगा, तकरीबन जो 4 करोड़ रुपीज़ के वो करीब है। साथ में उन्होंने जजेस ने कहा जनाब कि हमारी जो बेसिक सैलरी है उस बेसिक सैलरी पे आप 1/4 जो है आप उसको डिडक्ट कीजिएगा किस्तें इनकी। साथ में ये भी बताया गया कि कौन कौन सा जज वो कब रिटायर हो रहा है, कि कब तक आप उसकी तनख्वाह में से काटेंगे, और तनख्वाह में से पूरे नहीं होते तो फिर आप उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी जब आएगी उसमें से फर्दर फिर देख लेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है। बट दिस शुड बी इंटरेस्ट फ्री लोन, जो तकरीबन इस वक्त वो बताया गया है टोटल जो है ना तकरीबन कोई 30 करोड़ रुपए के करीब का लोन था, या 30 और 33 करोड़ रुपए का। मसलन उसमें यह बताया गया कि जज साहबान की जो बेसिक सैलरी है वो 9,12,862 है। ठीक है, 9,12,862। इसमें से वो कह रहे हैं जी 1/4 जो है आप इसको वो कर लें, इसकी किस्तें कर लेंगे, मतलब चौथा हिस्सा जो है ना बेसिक सैलरी में से आप इससे किस्त कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया, इसी मीटिंग में बताया गया। और भी जजेस थे जिन्होंने इसी के लिए अप्लाई किया था। उसमें टोटल जो हैं इसमें जो नाम दिए गए हैं इसमें जस्टिस ये अहमद नदीम अरशद साहब हैं, ये ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इनके लिए वो लोन का था। फिर इसके बाद ये जस्टिस या सफदर सलीम शाह साहब हैं, इनके लिए था। और फिर एक उनके सामने एक और भी लिस्ट रखी गई ये मीटिंग के सामने, ये एक्सक्लूसिव आपके साथ जो हम डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं कैबिनेट की प्रोसीडिंग के, उसमें जस्टिस यहाँ पे अगेन अगर रसाल हसन सैयद साहब हैं, इसके बाद जस्टिस यहाँ पे शकील अहमद साहब हैं, इसके बाद मिस्टर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब हैं, फिर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब हैं, फिर मिस्टर जस्टिस आपके आबिद हुसैन चट्टा साहब हैं, फिर मिस्टर जस्टिस ये अनवार हुसैन साहब हैं, फिर मिस्टर जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब हैं, इसमें मिस्टर जस्टिस इसके मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब हैं, फिर मिस्टर जस्टिस इसमें रहील कामरान साहब हैं। सो इसमें यह बताया कि इन तमाम की सैलरीज बराबर हैं, वही 9,12,862। टर्म्स वही थी कि आपने कोई इस पर इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिलेंगे और आपकी 1/4 सैलरी में से कटेंगे, बाकी पेंशन वगैरह जो आपको बाद में मिलती है तो वो दिया जाएगा। मतलब बाद जजेस हैं, किसी ने 2032 में रिटायर होना है, अच्छा किसी जज ने उनको भी मिल रहे हैं, शकील अहमद साहब 2024 में रिटायर हो रहे हैं, फिर 2029 में कुछ हैं, 2032, 35, 36 तक अभी जजेस जो हैं जिनके रिटायरमेंट एज है। तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं, एक जज साहब हैं जिनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो तकरीबन वो उनकी जुलाई 31, 2023 को हो चुकी है, उनका भी है वहाँ पे। इसी तरीके से कुछ 2027 के हैं। इसमें एक और चीज़ है, तो मैंने इसमें भी लिखा हुआ है क्लियरली, जब ब्रीफ किया गया कैबिनेट मीटिंग को, अच्छा। तो उसमें पूछा गया कि ये आपको मतलब डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वाई वी आर गिविंग लोन्स टू द जजेस, और वो भी उस पे दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं और उनके टर्म से। तो ये कैबिनेट को बताया गया वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब की कैबिनेट को कि जनाब ये जो उनको एक ना लेटर भेजा गया था इसका रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब ऑनरेबल जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो हैं उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो तकरीबन 36 बेसिक सैलरीज जो हैं उसके बराबर वो कर्जा लेना चाहते हैं, उनको कर्जा दिया जाए, और जो कि वो कहते हैं अपना घर ख़रीदना चाहते हैं या कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं नया, और इसमें से वही वाली बात कि रिकवर की जाए, उनको मतलब किस्तों में रिकवर की जाए। और ये भी कैबिनेट को बताया गया है कि ये सारे
ये जो है ये अब की पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले जब उस्मान बुज़दार साहब थे उनके दौर में भी यही स्कीम लाई गई थी और जज सबान को उस वक्त भी लोन और कर्जे जो दिए गए थे, परवेज इलाही साहब भी उसमें आए, शामिल हुए। सो 2021 और 2022 उस दौर में जबकि पीटीआई की हुकूमत थी, जब पीटीआई के लोग थे, उनके वज़ीर आला थे या उनकी हुकूमत थी, उस वक्त भी जज सबान को वो कहते हैं कि ये जो कर्जे जो है ना ये उस वक्त भी उनको दिए गए थे। सो इन लाइन विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पॉलिसी अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब के मज़ीद भी उन्होंने कहा है कि आप उनको उनके जजेस जो है ना वो ये 2021 और 2022 में 22 ऑनरेबल जजेस को, जब पीटीआई की हुकूमत थी उसमें उस्मान बुज़दार साहब और ये परवेज इलाही साहब थे, वो ये कहते हैं कि 22 ऑनरेबल जजेस जो थे उनको उस वक्त भी ये इनको पैसे दिए गए थे और तकरीबन उस वक्त इनको 30 करोड़ रुपए की इनको ग्रांट्स कहें या कर्जा कहें मंजूर किया गया था। और मज़े की बात यह है कि ये बजट में अप्रूव नहीं थे, जो पंजाब का बजट था उसको अप्रूव नहीं थे, इसके लिए स्पेशल ग्रांट जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट वो ली गई थी और इन जज सबान को वो कर्जे दिए गए थे। ये मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो अब बैंकों से आप लोन लेने जाए, अगर हाउसिंग का कुछ डिफरेंट होता है, जर्नल जो इस वक्त मार्कअप रेट है स्टेट बैंक का वो 22% है, इसलिए कोई बंदा वहाँ से मार्कअप ले नहीं सकता, वो कर भी नहीं सकता। और साथ में इसका हाउसिंग के लिए अगरचे थोड़े से वो सब्सिडाइज होते हैं लेकिन इस वक्त मार्कअप रेट भी ज़्यादा है। सो इस पे डेफिनेटली ये भी कहा जा सकता है कि जजेस ने अपनी अगेंस्ट सैलरी जो है जो उन्होंने उनको कहा कि किस्तों में बाज़ आपको फैसिलिटी मिलती भी है ये कि यहाँ पे नेशनल बैंक देता है और बैंक्स देते हैं कि आप अपनी सैलरी के अगेंस्ट एडवांस सैलरी आप ले सकते हैं, लेकिन उस पर भी मेरा ख्याल है कोई ना कोई परसेंटेज को लगती होती है मार्कअप वगैरह की। सो इसको वो ये भी कह सकते हैं जनाब कि जज सबान ईमानदार लोग हैं, उनकी और कोई मतलब कोई जरिया इनकम नहीं होता, मोस्टली वो क्योंकि सैलरी पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सो कल को अगर उन्होंने घर बनाने हैं, अपनी ईमानदारी से काम करना है कि जजेस जो हैं करोड़ों अरबों के वो फैसले कर रहे होते हैं और अपना उनके घर भी नहीं है और बस टेम्पटेशन का होता है ना खतरा बाज़ दफ़ा। सो एक साइड वो ये भी कहते हैं, किसी से मेरी बात हो रही थी पंजाब हुकूमत में तो वो कहते हैं आप इसको पॉजिटिवली इस तरह क्यों नहीं देखते कि जनाब की हुकूमत से वो कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेने के बाद अपना घर बनाना चाहते हैं या उसको तमीर करना चाहते हैं अपनी इनकम में से। हम सिर्फ उनको स्टेट के तौर पर ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरी किसी से बात हुई वहाँ पर कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दे, पैसे तो वो जो हैं वो तो देंगे सारे के सारा, जितना भी लिया जाएगा 3 करोड़ वो समथिंग जो भी अमाउंट है उसकी वो देंगे। तो लेकिन मैंने कहा मैं कि आम आदमी तो थोड़ा साफ ज़ाहिर है इस पे थोड़ी सी सवालात क्वेश्चन तो आते होते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि जनाब के जजेस ईमानदार जजेस हैं, लिहाजा उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है और प्रोसीजर के लिए बाकायदा उन्होंने हमें SOPs भी दिए हैं कि जनाब इन शराइत के तहत हम जो कर्जा है हम आपको वापस करेंगे, उन्हीं की तनख्वाह में से पैसे कटेंगे, उन्हीं के पेंशन ग्रेजुएटी में से कटेंगे, जो बड़ा उनके लिए मतलब रिलीफ हो सकता है वो इंटरेस्ट फ्री है। अब इस पे हम इतनी बात कह सकते हैं, फर्दर हमने जो आपको फैक्ट्स जो थे वो आपको रिपोर्ट किए हैं ये सारा। क्लास साहब आप ब्रेक ले लें, इसी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक फिर बनती है जी और आगे तरफ चलेंगे। इम्पोर्टेंट स्टोरी है ये और अनफॉर्चुनेट भी कहेंगे स्टोरी को, इस हवाले से बात करेंगे। 10 साल ये सारा शरीफ कत्ल के बच्ची हैं जिनके कत्ल के इल्ज़ाम में वालिद वालदा बरतानिया पहुंचते ही गिरफ्तार हुए हैं। इस वाक़े की क्या डिटेल्स हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, किन पे इल्ज़ाम लग रहा है, कि इस कहाँ तक पहुंचा, ये सब डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी टीम की रिपोर्टर हैं राफिया जाहिद, उनको वेलकम करेंगे। जी राफिया, आपसे कुछ डिटेल्स जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रबिया, थैंक यू सो मच। अच्छा राफिया, ये एक केस है, 10 साल बच्ची हैं सारा शरीफ, उनके कत्ल का केस है। इसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले ये बताइएगा ये केस क्या है और फिर डेवलपमेंट्स पे भी आते हैं। जी बिल्कुल रबिया, एक्चुअली ये जो केस है ये गुज़श्ता माह एक बरतानवी पुलिस ने ये रिपोर्ट किया और उनके मुताबिक एक 10 साल सारा शरीफ जो जनूबी बरतानिया के इलाके वोकिंग में तकरीबन 10 अगस्त को अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। और उनकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें इंकशाफ हुआ है कि उनका जो जिस्म था उस पर बहुत सारे जख्म थे और उनके जो जख्म थे वो तवील अरसे से मौजूद थे। इसके अलावा जो बरतानवी पुलिस है उनके मुताबिक ये कहा गया है कि जो सारा शरीफ है उनके वालिद इरफान शरीफ, उनकी स्टेप मदर जो बिनिश बतूल है और उनके चचा फैसल मलिक,
और उनके साथ जो इनके 5 बच्चे थे, यानी कि जो सारा के स्टेप बहन भाई थे, तो वो सब पाकिस्तान फरार हो गए। और वो एग्जैक्ट सारा के मर्डर से, यानी कि जब सारा की जो डेड बॉडी मिली उसके एक दिन पहले ही वो लोग पाकिस्तान फरार हो गए थे। और जो सारा की तकरीबन उम्र बता रहे हैं वो 10 साल है, और जो सारा के स्टेप बहन भाई हैं उनके उम्र तकरीबन 1 से 9 साल के दरमियान बताई जा रही है। और पुलिस का ये मानना है कि जैसे कि सारा का इंतकाल हुआ है और उससे एक दिन पहले ही वो पांच बच्चों के हमरा वो बरतानिया से पाकिस्तान रवाना हो गए हैं, तो इससे ये साफ जाहिर होता है और उनको ये शुबा है कि ये जो 3 सस्पेक्ट्स हैं वो इस मर्डर में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये बताइएगा राफिया कि इसके बारे में कुछ मालूम है कि ये मर्डर क्यों हुआ? देखिए, अभी एग्जैक्ट तो हम नहीं कुछ भी कह सकते, और किसी भी इवन तो इंटरनेशनल मीडिया की बहुत सारी कवरेज है। हाँ, ये शुबा आ रहा है और ये क्लियर है, और यानी कि उनके जो करीबी नेबर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म की है। और इवन तो सारा जिस स्कूल में पढ़ रही थी वो तकरीबन ईस्टर की छुट्टियों के बाद अपने स्कूल में गई। 5th क्लास की वो तलबा थी, और वो स्कूल गई तो उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे। तो जब उनके टीचर्स ने और जब उनकी जो क्लासमेट्स थे उन्होंने उनसे पूछा कि निशानात किस वजह से आए, तो सारा ने बहाना बना दिया कि ये मैं मोटर बाइक से गिरी हूँ और जिसकी वजह से निशानात आए हैं मेरे जिस्म पे। जबकि एक दिन बाद उनकी जो क्लास टीचर थी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सारा ने स्कूल छोड़ दिया। नेबर्स ने भी यही कहा कि ये इंग्लैंड के एक इलाका है वोकिंग, वहाँ पर ये कुछ ऐसा ही हुआ था, ये न्यूली शिफ्ट हुए थे। और इनके जो नेबर्स थे उनका ये कहना था कि ये जो 10 साल बच्ची थी ये कहीं स्कूल नहीं आती थी, कोई बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, घर के अंदर रहती थी और बिल्कुल हंसती मुस्कुराती नहीं थी। और ये वाज़ेह था कि शायद इस बच्ची पे घर पे तशद्दुद हो रहा है। जी अच्छा, ये अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि इसके पेरेंट्स और वो चचा जो हैं वो पाकिस्तान फ़रार होकर आ गए थे, जिसके बाद यूके अथॉरिटीज़ ने इनको फॉलो किया। बल्कि यहाँ से बताया जा रहा है कि इन्होंने यहीं से ये पाकिस्तान पहुँचने के बाद ही इन्होंने वहाँ पे यूके पुलिस को इन्फॉर्म किया, अपना वो एड्रेस दिया जी वहाँ पे एक सस्पेक्टेड एक बॉडी है, तो जिसके बाद पुलिस की सारी चीज़ें हुई। तो अब उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई है? वो वापस वो यूके गई हैं, जो डेवलपमेंट हुई हैं वो यूके में गिरफ्तार हुई हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुई है गिरफ्तारी? वो खुद गए हैं या ये पाकिस्तानी पुलिस का दबाव था या यूके अथॉरिटीज़ के और इसके पेरेंट्स के दरमियान कोई गुफ्तगू हुई है कि आप वापस आएँ, ट्रायल को फेस करें, इफ़ यू आर इनोसेंट यू विल फ्री, इफ़ नॉट अदरवाइज यू विल सेंटेंस्ड? तो अभी इसका बताएं, गिरफ्तारी कैसे हुई है जो यूके वापस गए हैं, जो खबर में पढ़ रहा था जिस पे आपसे पेपर ले रहे हैं? जी, क्लासो साहब FIA और जो बरतानवी हुकाम है वो आपस में कांटेक्ट में थे, और बरतानवी हुकाम ने इनको बताया हुआ था कि ये पाकिस्तान में ही कहीं छुपे हुए हैं। तो तकरीबन जेहलम में ये अपने दादा और दादी के घर बच्चे जो थे वो मिले हैं पुलिस को, जेहलम पुलिस को। और उसके साथ तभी इरफान नामी जो इनके वालिद हैं और इनकी सौतेली माँ जो बीनिश है, वहीं पर इनके पुलिस के जराये का कहना है कि उन्होंने वहाँ पे ढूंढ निकाला, और अब जो बच्चों की कस्टडी है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा जो पुलिस जो थी वो मजीद तहकीकात कर रही थी, और इस वजह से इनको कोई राह फरार नहीं मिल पा रहा था कि वो पाकिस्तान से कैसे निकल पाए, तो इसलिए उन्होंने मौका ढूंढा और पाकिस्तान से बरतानिया तकरीबन गुज़श्ता एक रोज़ पहले ये सियालकोट एयरपोर्ट से इन्होंने फ्लाइट की, और ये तकरीबन आज सुबह ये गेविट एयरपोर्ट पहुंच गए। और जैसे ही ये पहुंचे, FIA के जो हुकाम थे उन्होंने जो ब्रिटिश हुकाम थे उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लोग पहुंच चुके हैं। तो फौरन उसी वक्त जिस टाइम इनकी फ्लाइट हुई, डिपार्चर हुआ, तो एट द टाइम ऑफ डिपार्चर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है कि FIA और यूके पुलिस अथॉरिटी, स्कॉटलैंड यार्ड वगैरह जो भी हैं, दे वर इन टच। यहाँ पे लोकल पाकिस्तानी पुलिस ने इनको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद इनको उन्होंने गिरफ्तार किया, और करने के बाद उनको सियालकोट एयरपोर्ट से उन्होंने इनको जहाज़ पे बिठाया, एंड दे इन्फॉर्म्ड वहाँ पे यूके अथॉरिटीज़ को कि फ़लाँ जहाज़ में इस सीट नंबर वगैरह जैसे वो उनको प्रोटोकॉल होते हैं। सो इससे तो ये लगता है कि ये बाकायदा फैमिली भी, मेरा ख्याल है जो लोग गए हैं वो भी इसमें शामिल थे कि अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। एक तरीका तो ये था कि एक्सट्रीडेशन कोई ट्रीटी का हमेशा मसाइल रहते हैं पाकिस्तान और यूके के दरमियान। माजी में भी इस तरह 2-4 केसेस हुए हैं जब इस तरह कत्ल करके अक्सर जो पाकिस्तानी जो हैं अपनी फैमिलीज के किसी बंदे को वो शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, फिर भाग के आ जाते हैं पाकिस्तान ये समझ के हमें कोई नहीं पकड़ सकता, बट दे परसू विद दैट। सो मतलब इससे ये लगता है कि उनको कन्विंस किया गया कि अगर आप ना भी गए तो फिर आपके प्रॉपर वारंट करके, इंटरनेशनल आप वारंट करके फिर गिरफ्तार करके एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है।
बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है। अच्छा, तो बल्कि आपने बच्चों का कहा कि बच्चों की, मतलब आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर द चिल्ड्रन। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि किसी एक कोई पेरेंट की इतने बड़े जो उन्होंने अपनी बेटी के साथ जुल्म किया, जिसने भी किया, खैर वो बाद में चीज़ें सामने आएंगी। तो वो 5 बच्चे जो हैं जो बिनी साहिबा से हैं, वो इस वक्त वो चाइल्ड ब्यूरो कस्टडी में हैं, ना माँ यहाँ पे है, ना बाप है, ना दादा दादी वगैरह, को रिश्तेदारों के हवाले नहीं किया गया, उन पर ट्रस्ट नहीं किया गया। वो अब ये बता रहे हैं। बिल्कुल, क्लासा साहब की ये जो बिरिश नामी जो खातून है, जो कि स्टेप मदर बताई जा रही हैं, इन्होंने तकरीबन कुछ अर्सा पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें इन्होंने बताया था कि जो सारा की जो मौत है ये एक हादसा है, और ये जो कुछ हो रहा है, हम पे जो नजर रखी जा रही है और हमें पकड़ा जा रहा है, इससे हमारा जो खानदान है पाकिस्तान में, और क्या हम लोग भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और उन्होंने इस चीज़ की तशवीश का इजहार किया था कि पाकिस्तानी पुलिस उन पर तशद्दुद करेगी और मारेगी, इसलिए वो छुप रहे हैं। तो अभी तो यही है कि चाइल्ड ब्यूरो में उनके जो दादा दादी से उनकी कस्टडी 5 बच्चों की दे दी गई है, वो चाइल्ड ब्यूरो को दे दी गई है, यानी कि स्टेट की कस्टडी में बच्चे। और जो उनके वालिदैन हैं वो इस वक्त जो है वो ब्रिटिश जो हुकाम है उनकी कस्टडी में। मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, हमें पता चलेगा कि इस केस में और क्या मतलब हकाइक है वो हमारे मंजर आम पर है। दैट्स अ बिग ट्रेजेडी, इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी, आई मस्ट से कि उसमें इस तरीके से इतनी छोटी बच्ची जो है, अगर हादसा भी था सपोजली वो क्लेम कर रहे हैं, तो फिर भाग कर आने का कुछ तुक बनता नहीं था। देन दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड यूके पुलिस और वहीं पे इन्वेस्टिगेट, जिससे ज़्यादा उन पे शक हो। बहरहाल आई एम फीलिंग सॉरी फॉर द चिल्ड्रन। वो बेचारी सारा साहबा बड़े बुरे हालात में जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी, या अब वो 5 बच्चे जो हैं यकदम वो लाइफ से नाउ दे आर इन पाकिस्तान चाइल्ड ब्यूरो कस्टडी, और हमें हालात का पता है जो पाकिस्तान में चिल्ड्रन के हवाले से होते हैं। एनीवे वी विल कंटिन्यू टू फॉलो अप दिस स्टोरी। बहुत शुक्रिया राफिया, आपने हमें डिटेल से आगाह किया, और यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।